सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाने वाली नफरत किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर ये नफरत मोदी के इख्तिदार में आने के बाद कई गुना बढ़ चुकी है और कई सालों से भारतीय मीडिया अपनी फिल्मों से 4 कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा चला रहा है। और इसी की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी दूसरी बार वजीर आजम बनने में भी कामयाब हुआ। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा चलाने पर भारतीय चैनल रिपब्लिक पर 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम का कहना है कि भारतीय चैनल रिपब्लिक पर पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्द करार दिया गया, पाकिस्तानी साइंसदानों को चोर और अवाम को भिखारी कहा गया। चैनल पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जबान इस्तेमाल की गई, पाकिस्तानियों को कौमियत की बुनियाद पर नफरत का निशाना बनाया गया। बरतानवी इदारे ऑफकॉम ने इस पर एतराज उठाया कि रिपब्लिक टीवी के प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तानियों के खिलाफ जज्बात को उभारा गया है और ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानियों की जान के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। बरतानवी इदारे का कहना है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में सहाफती इक़्तिदार की धज्जियां बिखेरी, जिसमें पाकिस्तान और उसके अवाम के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया गया। ऑफकॉम का यह भी कहना है कि ऐसे इश्तियाल अंगेज प्रोग्राम बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ के ताल्लुकात को ख़राब करने का बाइस बन सकते हैं और हम किसी को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने भी आज एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया कि भारत कश्मीर पर जुल्म बंद करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर में अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करता, उस वक्त तक उससे कोई बात नहीं की जा सकती। क्या कहा उन्होंने, ये आप सुनिए। शाह महमूद कुरैशी भारत से तो बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन वाले जिस इशू पर बात करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। आप आना चाहते हैं तो आइए, ऑपोजिशन से कौमी इशूज़ पर बात हो सकती है, लेकिन मुकदमात पर बात नहीं होगी। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अब पीपल्स पार्टी इस वक्त ये चाह रही है कि वो सेनेट इंतखाबात भी लड़ लें, फिर ज़िमनी इंतखाब भी लड़ लें, तो इसका मतलब कि पीडीएम मौका दे रही है हुकूमत को सेनेट इंतखाबात कराने का और ज़िमनी इंतखाब कराने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक ऐसे वक्त में ज़िमनी इंतखाब आ गए जब पीडीएम की सारी बाकी जमातें जो थी वो इस बात की तैयारी कर रही थी कि हम रिज़ाइन करें, और रिज़ाइन करके चूँकि हुकूमत पर दबाव डालें या हुकूमत को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बहुत ख़राब है, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान की माशी हालात बहुत है, तेज़ी से गिर रहे हैं, तो इसको बेहतर बनाने के लिए इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें, ये पीडीएम इस पर जा रही थी। और चूंकि अब इलेक्शन आ गए तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अभी जल्दी कोई मीटिंग होगी और यही ज़्यादा मेरा ख्याल इम्कानात हैं कि अगर जमातें इस इलेक्शन से बाहर रह जाएँ तो फिर तो बेहतर हो सकेगा। अगर वो बाई इलेक्शन में चले गए तो फिर माहौल ऐसा है कि फिर वो रिजर्वेशन वाला मामला जो है उनको ज़रा सोचना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इस पर अभी गफ्त-ओ-शनीद हो रही है और आगे चल कर ही कुछ दिनों में इस मामले का पूरा डिसीजन होगा। लेकिन जावेद साहब, अगर फिर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटती तो नून लीग तो इस पर नहीं है राज़ी, मियाँ साहब ने बड़ा वाज़ेह जरदारी साहब से गुफ्तगू में कह दिया है, तो फिर आगे पीडीएम का मुस्तकबिल तो फिर बड़ा ख़तरे में पड़ सकता है। अगर पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात अपनी कोई अलहदा राय इख्तियार करती है, फिर आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अपनी इस तहरीक का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सियासी जमातें जो है वो मुख्तलिफ नज़रिया रखती हैं, मुख्तलिफ जमातें, हम एक दूसरे के खिलाफ माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं, आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे। कोई एक पॉलिसी तो हमारी किसी को हो नहीं सकती। हाँ, कुछ मामलात पर हम इकट्ठे हैं, ये एक नया मामला है, लेकिन मुझे यकीन है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर हमें एक ही लाएअमल अख्तियार करना चाहिए। अगर मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर एक ही लाएअमल अख्तियार न किया तो इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह आगे चलकर एक ही लाएअमल होगा और पीपल पार्टी शायद आगे चल कर इस बात को मैं कह रहे हूँ ठीक है और शायद वो हमारा साथ देगी। तो जावेद साहब, ज़ाहिर है आपका चूँकि सियासत के मैदान में आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का जो सियासी विजन है उसको आप देखते हैं वो एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हैं, या बिलावल साहब चूँकि थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हैं, वो आकर बात कुछ और करते हैं और पीछे आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ और प्लान किया हुआ होता है? क्या ये महसूस कर रहे हैं आप?
देखो, दोनों सीनियर लीडर्स हैं, उनकी अपनी जमात है, मुझे ना कोई हक हासिल है और ना मैं ये तबसरा करूंगा। मुझे यकीन है कि सियासत में हर जरदारी साहब का बहुत ज्यादा तजर्बा है। बिलावल साहब एक अपना खास जरूर सोच रखते होंगे या रखते हैं, लेकिन वो जो भी फैसला करते होंगे यकीनन आपस में उनकी किसी न किसी लेवल पर जरूर पार्टी के अंदर मशावरत होगी। लेकिन ये फैसला बहरहाल उनका है, वो अपनी पार्टी का हक रखते हैं जो भी फैसला करें। बाहर बैठकर किसी को ये अख्तियार नहीं है कि उनकी किसी जजमेंट में तबसरा करें। तो जावेद अब्बासी साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान तो आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक आप तमाम लोग अपने इस्तीफे स्पीकर के हवाले करें। तो अब क्या पीडीएम क्या सोच रही है, ये इस्तीफे जल्द स्पीकर के हवाले किए जाएंगे या अपनी लीडरशिप के पास रखने हैं, फिर वो लॉन्ग मार्च के बाद जाकर ही पेश करने हैं? देखिए, मैंने पिछला पहले कहा है, मैं फिर अर्ज करूंगा कि ये कोई एक सियासी जमात की फैसला नहीं कर सकती, ना ही किसी एक जमात के पास ये अख्तियारात है। ये अख्तियारात पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे है। वो आप वक्त देखेंगे, वो आप देखेंगे कि किस वक्त हमें करना है, कौन सा वक्त मुनासिब है। वो हुकूमत के कहने पे या किसी और के कहने पे तो ऐसा मामला शायद नहीं करेंगी। वो चूंकि हुकूमत के वज़रा वजीर हैं, उनको अपना हक है, उनकी ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन हम वो काम करेंगे, पीडीएम के लीडर वो काम करेंगे जो उनको सूट करता हो कि किस वक्त हमने रिजाइन स्पीकर के पास पेश करने, वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा दिन होगा, ये फैसला पीडीएम की लीडरशिप ने करना। सही। तो जावेद साहब, कल कमर जमान कायरा ने भी बड़ा वाज़ेह कहा है कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की एक तारीख है और वो हमेशा से धरनों के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान का धरना हो या किसी भी अपोजिशन जमात का या हुकूमती जमात का धरना हो। तो अब वो ज़ाहिर है जो पीडीएम धरना देने जा रही है, पीपल्स पार्टी फिर एक अलग सोच रखती है। एक बड़ी पार्टी अगर आपके साथ नहीं होती या अलग सोच रखती है तो फिर क्या सिर्फ लॉन्ग मार्च करके वापस आ जाएंगे, फिर धरना नहीं देंगे, या पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, बाकी जमातें वहां पर बैठेंगी? क्या गौर हो रहा है सूरत हाल पर? मेरा ख्याल है कि हम सारे अच्छे होंगे। ये मामला किसी एक जमात का फैसला नहीं है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ है। जिस तरह मुस्लिम लीग और दूसरी जमातें इसका हिस्सा है, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा है। और मुझे यकीन है कि जो भी फैसले होंगे वो मुतफिका होंगे, कंसेंसस के साथ होंगे और बेहतर फैसले होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जावेद साहब, आज मर्दान में भी हमने देखा मरियम साहिबा मौजूद थी, मौलाना साहब भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर नहीं गए। तो ये क्या कुछ फासले पैदा हो रहे हैं, कोई दरमियान में कोई खिंचाव पैदा हो रहा है? नहीं, सारी लीडरशिप का होना जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि जो जो लीडरशिप अवेलेबल होगी वो होंगे, उनकी प्रेजेंस जरूर मौजूद थी। और बिलावल साहब चूंकि उनके अपना एक बड़ा फंक्शन है वहाँ, उसके लिए मसरूफ हैं लाड़काना के अंदर और नोडेरों में वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, लिहाजा उनका एक बड़ा शो है वहाँ, उसके लिए उसकी मसरूफियत है। मैं नहीं समझता कि ये कहीं तय था कि बिलावल साहब ने आना था और वो आए नहीं। पहले से तय था कि शायद वो नहीं आ रहे। और जावेद अब्बासी साहब, शाह महमूद साहब ने तो आज आपको मुज़ाकरात की भी दावत दी है कि आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, जिस इशू पे बात करनी है उस पर बात करें, सिर्फ अपने केसेस को छोड़ दें, एनआरओ वाली बात छोड़ दें, बाकी तमाम नुक्तों पर बात हो सकती है। तो अब क्या पीडीएम गौर करेगी उनकी इस पेशकश पर? ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे सीनियर पोजीशन पर पार्टी में भी वही है। जी हाँ, जरूर उनकी ऑफर मैंने सुनी है कि आज मीडिया में उन्होंने बात की है। ये भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही मैंने आपको कहा कि अब कोई भी फैसला होगा उसी प्लेटफॉर्म से होगा। कोई हालात मुझे बड़े अच्छे लग नहीं रहे मुलाकात के, कोई वक्त भी शायद अब ठीक नहीं रहा। जब कहा जाता था मुलाकात होनी चाहिए थी, वो वक्त मेरा ख्याल गुजर गया, गुजरता जा रहा है। हुकूमत ने उस वक्त हमेशा ये कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये अपने केसेस छुड़ाना चाहते हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। तो वो ऐसा माहौल अब क्रिएट किया कर दिया गया है कि मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही। लेकिन फिर भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर शायद ये डिस्कशन और वही फैसला करेगी। लेकिन जावेद साहब, कुछ अर्से पहले तो ऐसा महसूस हो रहा था कि नून लीग की सीनियर लीडरशिप इस बारे में सोच रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की थी, एहसान इकबाल साहब ने नेशनल डायलॉग की बात की थी। तो कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उस वक्त महसूस हो रहा था। वो अब वो सूरत हाल क्या बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है? मुज़ाकरात का कहीं कोई ऑप्शन मौजूद है लॉन्ग मार्च से पहले, या बिल्कुल ही नहीं है, अब सिर्फ लॉन्ग मार्च ही करना है? लेकिन सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हालातों में बात की जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा हालात भी हुए हैं कि जब बज़ाहिर लग रहा था कि कभी भी बात को ओपन की जा सकती है, लेकिन इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हुकूमत ना सिंसियर है ना सीरियस है। वो सिर्फ टीक शो तक अपनी बात जैसे टॉक शो पे कर दी है, वैसे एक बयान दे दिया है। न उन्होंने कोई सीरियस एफर्ट किया है उसमें, ना उन्होंने कभी उसके लिए सोचा है, ना उन्होंने अपोजिशन को ये समझा है इस काबिल। वो हमेशा समझते हैं कि अपोजिशन हमारी दुश्मन है, उसकी बात करना वो अपनी तौहीन समझते हैं, उसके साथ बैठना वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। इस हालातों में मैं नहीं समझता कि अब कोई माहौल रहा है। लेकिन फिर भी अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर कोई ऐसा सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वो फैसला पीडीएम की लीडरशिप करेगी। लेकिन मैं फौरी तौर पर कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत देखता नहीं हूँ। सही। और जावेद अब्बासी साहब, ये इस्तीफों का जो मामला है सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों तक ही महदूद है? जो आपके सेनेट के मेंबर्स हैं वो अपने अपने इस्तीफे नहीं जमा करवाएंगे?
नहीं जी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। ये फैसला शायद अभी नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली तक है, लेकिन अभी तक सेनेट के बारे में उन्होंने फैसला किया है कि सेनेटर जो हैं वो अपनी जगह कायम रहेंगे। और जैसे सेनेट इंतखाबात अगर होते हैं तो फिर पार्टी उसमें शिरकत करेगी, उन इंतखाबात में आपके लोग हिस्सा लेंगे? देखें, ये तो फिर डिपेंड करता है कि अगर हमने रिजाइन कर दिया तो फिर क्या हमने हिस्सा लेना है, फिर तो जाहिर है हमारे तो लोग ही नहीं होंगे, तो फिर तो सेनेट में हमारा हिस्सा बनता ही नहीं है। लेकिन अगर रिजाइन नहीं होता और इसी तरह की चीजें रहती हैं तो फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कोई सियासी जमात अकेले में फैसला शायद करने की पोजीशन में नहीं है, जो भी फैसले होंगे इसी प्लेटफॉर्म से होंगे। तो जावेद अब्बासी साहब, फिर ये सेनेट से इस्तीफे ना देने की वजह क्या है? अगर जाहिर है आप लोग नए इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेना और इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की अक्सरियत हो जाएगी वहां पर, फिर तो आप कहीं किसी कानून साजी से उनको वैसे भी नहीं रोक सकते, तो फिर सेनेटर्स क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे अपने? ये पार्टीज की लीडरशिप का फैसला है कि अभी तक सेनेटर जो है वो रिजाइन ना करें, वो अपनी जगह कायम रहें। ये हमारी पीडीएम की जितनी जमातें उनकी लीडरशिप का फैसला है। कल वो ये लीडरशिप अगर ये फैसला करती है कि रिजाइन करना चाहिए और करना है तो सारे कर देंगे, लेकिन अभी चूंकि पार्टीज की लीडरशिप का यही फैसला है कि आपने सेनेट से आपने रिजाइन नहीं करने बल्कि सेनेट में बरकरार रहना है, तो यकीनन उनके फैसले जो है वही माने जाएंगे। तो अब्बासी साहब, इसका मतलब कि इम्कान है कि 31 जनवरी तक कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी हिदायत पार्टी लीडरशिप की तरफ से आ भी सकती है कि फिर सेनेटर्स भी मुस्ताफी हो जाएं? इस बात का इम्कान अपनी जगह मौजूद है? बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि कभी तक ऐसा कोई फैसला आएगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे, हम और नून लीग के सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि सेनेटर्स जो हैं अपनी अपनी सीटों पर मौजूद रहेंगे, सिर्फ मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी इस मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, 31 जनवरी तक हुकूमत के पास डेडलाइन है आपकी, 31 जनवरी तक ज़ाहिर हुकूमत तो नहीं मुस्ताफ़ी होगी, फिर यकुम 2 या 3 को आप लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपके सवाल से इख्तिलाफ है। आपने कैसे समझ लिया कि हुकूमत नहीं जाएगी? अच्छा, तो आप बताइए सर कैसे जाएगी? हुकूमत तो साबिन की, बता रहा हूँ, ये हुकूमत तो साबिन की डिबिया पे खड़ी है, मामूली से धक्का दे दिया ये गिर जाएगी। आपको अंदाज़ा है ना, एक मुजारे होता है एक मालिक होता है, तो ये तो मुजारीन है, इनका क्या लेना देना है क्लास 4, और वो जो असल मालिक हैं वो तो उनको भेज रहे हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे पत्ते हैं कि वो आपके जहन में भी नहीं आ सकते। अच्छा, अगर हम यहाँ आ गए और हमें पहले राज़ी नहीं किया गया तो हम वो तमाम पत्ते खोलेंगे और फिर इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इनसे तो हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो अपने वोट का चोर मालूम करना चाहते हैं। इनके इतना गुनाह है कि चोरी का माल इनके पास पकड़ा गया है, तो वो हम तलाश कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया, जिनके गिरबान में हाथ डालना था वो डल गया है। इंशाअल्लाह वो इसकी नौबत ही नहीं आने देंगे। अच्छा, तो कि हम आ जाएं और मुफ्ती साहब, जब ये हुकूमत एक मामूली धक्के की मार है, तो पिछले साल तो आपने इतना जोर का धक्का दिया था, फिर भी ये हुकूमत अपनी जगह पर है। आप आए, आज़ादी मार्च हुआ, बैठे, यकीन दानियों के बाद वापस भी चले गए और पूरा साल ये हुकूमत गुजार भी, इतना जोरदार धक्का ही सह गई, तो मामूली धक्के से क्या बिगड़ेगा? इसके दो जवाब है ना अरबाब, इसके दो जवाब है। एक तो ये कि जिस आईनी और जमहूरी और आईन पाकिस्तान के बहाली के रास्ते में जो पत्थर था वो हमने अकेला नहीं उठा सके, तो हमने अपने साथ दो बड़ी बड़ी पार्टियां ले आए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। आपको तो पिछले आदाद व शुमार याद है ना, हमारे पास 50 लाख वोट है मजहबी जमातों के पास, और पीपल्स पार्टी के पास वोट है 70 लाख, और मुस्लिम लीग नून के पास वोट है 1 करोड़ 30 लाख। तो अब ये 2 करोड़ 50 लाख वोट आ रहे हैं बमुकाबला उन ठप्पों के जिनको गिना गया है 1 करोड़ 68 लाख के। तो किस तरह आप अंडर एस्टिमेट करते हो आवाम को? जब आवाम आएगी तो किसी का बाप उनको रोक सकेगा नहीं। वो पत्थर हम उठा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि इस दफ़ा आपको नतीजा नहीं दिया तो आप हमारी सियासत में साथ उठाओ, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट नहीं करो। इस दफ़ा जो लोग गुस्से में आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह ये एक ही इस्तीफे में इनकी खैर है, वरना इस्तीफों की तादाद बढ़ सकती है। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब, ये यकीन है आपको कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? चूंकि वो तो ज़िमनी इंतखाब की, सेनेट इंतखाब लड़ने की बातें कर रहे हैं, धरने के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनकी तारीख है धरनों के खिलाफ।
बरबाब वो एक आदमी था, वो गया है दुकान पर, उसने कहा मुझे 1 रुपये का या 8 आने का वो शराब दे दो। उसने कहा भाई इससे तो नशा नहीं बनेगा। उसने कहा बाकी नशा हमारा पूरा है, सिर्फ आप नाम लगवा दो। हमारे पास लोग हैं, हम जानते हैं किस तरह लोग घसीट के छीन के ले लेते हैं, वो सारे तरीके हैं। अब हमें न उलझाया जाए कि वो नहीं देगा, वो नहीं। वक्त कब आया है, एक बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ, पहले से उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। कुछ सवाल उधर भी हो जाएं कि वो कितने बौखलाहट है और वो कब जल्दी छोड़ेंगे। अभी कल एतराफ़ जुर्म किया इमरान खान ने कि मुझे तो पता ही नहीं है। वाकई कह रहा है, वो कहते मुझे बीवी ने बताया कि डॉलर महंगा हो गया है। अब वो कहते हैं मैं तो बहुत नालायक हूँ। अब इससे क्या उम्मीद, ये नहीं हो सकती वो कल कह गया मैं नालायक हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। हम बहुत जल्द इस बहरान से चलें। मुफ्ती साहब जरा रुकिएगा। फयाज हुसैन चौहान साहब पंजाब के सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी मसद। फयाज साहब, ये तो 31 जनवरी तक मुफ्ती किफ़ायत साहब मौजूद हैं, जावेद अब्बासी साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग दे देंगे इस्तीफा, शायद लॉन्ग मार्च की भी जरूरत ही ना पड़े। इनका जो स्टैंस है ना वो ये है कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफा दें, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये स्टैंस नहीं है, ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। और मैं हैरान हूँ, ये कहते हैं ना नमाजें बख्शवाने गए थे, रोज़े रखवा के आ रहे हैं ये सारे। इनकी अपनी अपनी जनाब पार्टियों के अंदर इनके खिलाफ बगावत, नफरत और ऐलाने बगावत जो है वो हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद इनको खुद ही एहसास हो जाना चाहिए। 13 दिसंबर की जलसी की जनाब लाहौर में लाहौरियों ने इनको जनाब घास तक न डाली। फिर अब इन्होंने मर्दान में जनाब बाजार के अंदर जलसी की है 11 पार्टियों ने मिलके। और मैं ये समझता हूँ कि इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं तो वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से मैंने कल ब्रेक की थी खबर के जेल के अंदर जो 15 दिसंबर को मुलाकात हुई है बिलावल जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें इनका इत्तेफाक हुआ है कि शीन लीग और जरदारी लीग दोनों जो है वो इस्तीफे ना देने के हक में है। और उन दोनों ने इत्तेफाक किया है कि हमने नून लीग और मीम लीग उसके इशारों पे नहीं चलना, ना ही मौलाना फजल रहमान साहब की मन तमन्ना और मंशा को पूरा करना है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब और बेगम सफदर रहमान साहिबा जो इस्तीफों के हवाले से सबसे ज्यादा एक्टिव और मुतहर्रिक है और उनको जल्दी है। इस्तीफों की सूरत में ना मौलवी फजल रहमान साहब का कुछ जाता है, ना बेगम सफदर रहमान साहिबा का कुछ जाता है। और शीन लीग और जरदारी लीग के पल्ले कुछ रहता नहीं है इस्तीफों के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, ये इनके लिए एक वही मुहावरा बन गया है कि अगो चक से पिछो लत। अब इनको समझ नहीं आ रही ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले या ना ले, दोनों सूरतों में बेचारे खाई में गिरेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा टोपी ड्रामा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है, बाकी नून लीग और मौलाना साहब की पार्टी तो बिल्कुल इसके खिलाफ है, वो तो नहीं लेना चाह रहे हिस्सा। मैं वही बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के पल्ले तो कुछ है कोई नहीं है, ना उनकी पार्टी के पल्ले कुछ है, उनका तो कुछ जाता नहीं है इस्तीफे देने की सूरत में। और मीम लीग का और नून लीग का भी कुछ नहीं जाता, जाता सारा शीन लीग का और जरदारी लीग का है। तो वो पागल तो नहीं है ना कि वो अपने हाथ से जो थोड़ी बहुती जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया के मजाक, जो कुछ संग बचे हैं उन्हें भी ये लुटा दे। मुफ्ती साहब आ रहा हूँ आपकी तरफ। तो फयाज साहब, कल एहसान इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे यहीं इसी प्रोग्राम में इसी वक्त मेरे साथ, वो कह रहे थे कि 25 दिसंबर तक हमने अपने तमाम सीनियर लीडरशिप को डेडलाइन दी है, वो अपनी लीडरशिप के पास इस्तीफे जमा करवा देंगे, 2 रोज बाकी हैं, सब सामने आ जाएगा। एहसान इकबाल साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। देखो बात ये है, ये सारे लोग MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, बशीर, वजीर आला, ये सब पूछ रहे हुए हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि इस्तीफे कहाँ पे दिए जाते हैं। इनके इस्तीफे आ रहे हैं ट्विटर पे, इनके इस्तीफे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इनके इस्तीफे आ रहे हैं मैसेंजर पे, इनके इस्तीफे आ रहे हैं फेसबुक पे, इनके इस्तीफे आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इनके इस्तीफे आ रहे हैं बोल्ड टीवी की स्क्रीन पे और बाकी जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन पे। लेकिन इनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के टेबल पे और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब के टेबल पे नहीं आ रहे। तो इस वजह से ये ड्रामेबाजियां और शोबाजियां कर रहे हैं। तो वो फरवरी में आएंगे ना, जब ये लॉन्ग मार्च पे बैठे होंगे इस्लामाबाद में, फिर वहां जाकर देंगे। फरवरी भी नहीं आएगा, ना लॉन्ग मार्च है ना शॉर्ट मार्च है। इसी तनख्वाह के ऊपर इन सारों ने काम करना है और जो इन्होंने करप्शन की है उसका हिसाब किताब नैब को खुशो खुशू से देना है बस। मुफ्ती साहब, अब ये इस्तीफे आप लोग स्पीकर को क्यों नहीं दे रहे? अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप के पास तो जमा करा रहे हैं, फयाज साहब और पूरी हुकूमत एतराज भी कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं,
आपने जिस शख्स के साथ मुझे बिठाया है ये तो मुजारे हैं ना भाई, आप उनसे क्यों बात कराते हो हमारी? हम तो मालिक हैं, मुजारीन से हम क्या बात करेंगे? ये तो हंसेंगे, सीरियस नहीं लेंगे, ये मस्खरे आए हैं, मस्खरे। ये तो पता लग जाएगा। मैं इसमें यार बेखबर लोग बिठाते हो, वो जो लोग मिन्नतें करते हैं, जो जिनके गिरबान में हमने हाथ डाला है, तो आपका ये चैनल फिर इसकी तहम्मुल हो जाएगा कि मैं जो फिर कह दूँ फिर आपका चैनल बंद ना हो जाए। ये आपने ऐसे आदमी बिठा दिया, उसने हे हाँ करके चला गया। और कौमी बहरान के बारे में उनकी ये बात है, ये कोई बात है? यानी वो हमसे कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें और जल्दी दें, ये कोई बात है? भाई हम देंगे इस्तीफ़ा, ये हमारा काम है, आपने संभालना है बस। और मैं नहीं पता कि इस्तीफा किसको दिया जाता है। जैसे आप ये तो हमारे तहरीक का हिस्सा है। अरबाब ये फिर आप वही बात कर रहे हो। खुदा के लिए सवालात को देख लिया करो अल्लाह के बंदे। भाई ये मुजारीन है, इनको तो एक चुटकी में कह दिए चले जाएंगे, इनकी क्या हैसियत है? ये वोट लेकर तो नहीं आए, कोई अवाम इनके साथ तो है नहीं, ये ठप्पे की बुनियाद पर आए जी। अवाम ने सूबाई वजीर नहीं, इनका जो वजीर आजम है वो कठपुतली है, इनका वजीर आजम जेली है, ये जनरल पाशा के नस्ब करदा वजीर आजम है। क्यों आप ऐसी बातें निकालते हो ऐसे लोगों को, मस्खरों को लाकर? फिर हम उनका भी एहतराम नहीं करेंगे जिनका लोग एहतराम करते हैं। ठप्पों की बुनियाद पर आए हुए लोगों को शर्म नहीं आती कि वो वजीर आजम बने हुए या हुकूमत कर रहे हैं? इनको आवाम की अदालत में जाना होगा और आवाम इनको खींचेंगे इंशाअल्लाह। सही। चलें मुफ्ती साहब, वो जो आपकी पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात की बात चल रही थी, क्या हाफिज हुसैन अहमद साहब वाली, वो क्या इख्तिलाफात हैं उनको मौलाना साहब के बयानिए पर या मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए पर? मैं अरबाब साहब एक बात क्लियर कर दूं अच्छी तरह। हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, हम ऐसे नहीं हैं कि जिससे वजीउद्दीन ने बात की तो साइड लगा दिया, आपने हामिद खान ने बात की तो हटा दिया, एसके बाबर ने सच बोल दिया हटा दिया, और ख़ुद इमरान खान के वहाँ पर शबर जैदी ने कहा है कि हम जिसका एहतसाब करते थे इसका फ़ोन आ जाता, इसको छोड़ दो। हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय है, ये आज की बात नहीं, पहले से भी होती है। लेकिन आज हुकूमत का चूरन ख़त्म हो गया, ये हमारे रहनुमा पे गुजारा कर दें कि मौलाना शेरानी ने ये कह दिया और हाफिज साहब ने। भाई तुम्हारे पास क्या है कौम को देने के लिए? इनके पास कुछ नहीं है, तो ये हमारे चुरू में गुजारा, हमारे चुरू में गुजारा नहीं करो। मुफ्ती साहब, आपकी पार्टी के अंदर से ये इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, नहीं ये खत्म हो जाएंगे, ये 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि लोग इख्तिलाफात के बावजूद मौलाना फजल रहमान को अमीर मानते हैं। इख्तिलाफ है क्या वो वजीर आजम को मुंतखब कहते हैं और मौलाना साहब सिलेक्टेड कहते हैं, ये इख्तिलाफ है? नहीं, ये जो आप सिलेक्टेड मौलाना शेरानी के मुंह से जो आप बोलते हैं वो तो इस तरह है कि वो नज़्म इंतखाब की उनको शिकायत है, शिकायत होगी, शिकायत ख़त्म भी हो जाए, इसमें क्या बात है। लेकिन हम एक जमहूरी प्रोसेस से आते हैं, यूनियन कौंसिल में हमारी जमहूरियत होती है, इलेक्शन होता है टाउन तहसील में, उसके बाद अजला में, फिर सूबों में, फिर मरकज़ में। हम इसी तरह आते हैं। आप हमारा तरीक़ाकार देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरी पार्टी हैं, और अगर मौलाना फजल रहमान पर एतमाद है कई सालों से, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये तो आप मौलाना को अप्रिशिएट करें कि इस पर कौम एतमाद कर रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर थे कि पार्टी में इख्तिलाफ राय ज़रूर मौजूद है और इख्तिलाफ राय की गुंजाइश भी पार्टी में मौजूद है, लेकिन सब मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन हकीकत कुछ इसके थोड़ा बरक्स दिखाई देती है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है। सदर मुमलिकत ने सेनेट के इलेक्शन पर शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली है, जो आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 6(122) में तरमीम के लिए मांगी गई है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की वजीर आजम की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है और आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस पर दस्तखत भी कर दिए, जिसके बाद हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। हुकूमती रेफरेंस में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह नहीं है। सेनेट का इंतखाब इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाया जाता है। सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है और ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि सेनेट में खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होता है और खुफिया वोटिंग से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवालात उठाए जाते। पर गुफ्तगू करेंगे। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब और माहिर कानून में
राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ हो। इसमें ज़ाहिर है आइन में असेंबली के फ्लोर पर भी तरमीम की जा सकती थी, अब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है, क्या वहाँ से तशरीह आ सकती है, क्या समझते हैं आप सर? देखिए, ये एक बड़ा ऐसा इक़दाम है मौजूदा हुकूमत का कि सेनेट इलेक्शन, जिसको हम सब समझते हैं, जानते हैं कि इसमें ख़रीदो फ़रोख्त करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, और जो पैसे 10, 15, 20 करोड़ रुपए लगा सकता है वो आके सेनेटर इलेक्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेनेट वजूद में आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब आर्टिकल जो 226 है उसमें ये दिया हुआ है कि तमाम इलेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होंगे, मासवाए प्राइम मिनिस्टर का और चेयरमैन सेनेट का, ये जोन से हैं, ये तमाम के तमाम सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। ठीक है, इन दो के अलावा वजीर आला और उसका। तो अब सीक्रेट बैलेटिंग में जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें एक फिट केस के भेजा है रेफरेंस के लिए। जनाब, जो आइन में इलेक्शंस होते हैं उसमें स्पीकर नेशनल असेंबली होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, चेयरमैन सेनेट होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है। लेकिन क्या एक सेनेटर सिंपल बनने के लिए क्या ये एक आईनी इलेक्शन है या इसको कंट्रोल और रेगुलेट करेगा इलेक्शन एक्ट 2017? इलेक्शन एक्ट 2017 में जो दिया गया है तरीक़ेकार, उसमें भी लव सीक्रेट बैलेटिंग है, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड किया जा सकता है। तो अभी यही बात वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि आया अगर हम आइन में अमेंडमेंट नहीं करते और सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के जरिए हम इलेक्शन एक्ट 2017 को अमेंड कर देते हैं और ओपन बैलेट के जरिए अगर हम ये इलेक्शन करवा लें तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या राय देगी? तो ये एक केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस तो है, और मैं समझता हूँ कि गालिबन शायद सुप्रीम कोर्ट इस ओपिनियन पे आ जाए कि चूंकि अब लेजिस्लेशन करना और आइन में तरमीम करना 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, वक्त भी नहीं है। तो शेड्यूल आने से पहले पहले, अगर शेड्यूल आने से पहले पहले ये ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी बिल्कुल ये तो आइन के जो इलेक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इलेक्शंस हैं वो अलहदा हैं और एक सिंपल सेनेटर का इलेक्शन अलहदा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये आपके लिए, हम सब के लिए एक बड़ी खुशाइन बात होगी कि अगर ये अलाउ कर दिया जाता है और ओपन बैलेट के लिए सेनेट के इलेक्शन हो जाए। तो राजा आमिर साहब, इसका मतलब ये है कि फिर अब हुकूमत उस आईनी तरमीम की तरफ नहीं जाएगी, चूंकि अब ज़ाहिर है अगले इलेक्शन से पहले 2/3 मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास नहीं आ सकती, फिर अगले इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा इनको अगर ये शो ऑफ हैंड को, ओपन बैलेटिंग को राइज करना है, या सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह देगा, जो रेफरेंस का मतन है हुकूमत की तरफ से, उसकी रोशनी में फिर ये ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा सकती है। जी, अगर तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि जो सिंपल सेनेट का इलेक्शन है, जो 54 सेनेटर्स के इलेक्ट होने हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन है, तो फिर इन्हें आइन में तरमीम की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, ना आज आएगी, ना कल आएगी, ना आइंदा आएगी। इन्हें फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करनी होगी, और वो अमेंडमेंट की एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी हो सकती है, और कल को जब सेनेट के इलेक्शंस हो जाते हैं तो ऑर्डिनेंस तो चूँकि लैप्स कर जाता है कुछ अरसे के बाद, तो फिर ये अगर सेनेट में हुकूमत मेजॉरिटी ले लेती है तो फिर दोनों हाउसेस से एक सादा अक्सरियत के साथ ये कानून साजी की जा सकेगी। तो राजा आमिर साहब, ज़रा आप सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन में वाज़े नहीं है, ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है इस रेफरेंस में, तो माजी में किसी हुकूमत ने इसको वाज़े करने की कोशिश क्यों नहीं की? कई गवर्नमेंट्स ऐसी आई जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई हैं, लेकिन कभी इसकी कोशिश नहीं की गई कि इस तरीक़ेकार को वाज़े किया जाए ताकि शफाफियत आ सके सेनेट के इलेक्शन में। देखिए, पार्लियामेंट का एक अपना विजडम होता है। अगर पार्लियामेंट हमारा ये समझता था कि नहीं, सेनेटर्स जो उनसे हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग से ही बने, क्योंकि इसमें ये होगा कि पार्टी का डिसिप्लिन भी आ जाएगा, ओपन हो जाएगी, लेकिन उसमें ये होता है कि बाज़-ओ-क़ात एक सोच ये भी है कि एक शख्स कहता है कि जनाब मैं तो अपने कॉन्शियस से किसी को वोट करना चाहता हूं, पार्टी के सदर के कहने पे नहीं करूंगा, मैं तो जो मेरा ज़मीर कहेगा, तो फिर उसको सीक्रेट बैलेटिंग में ये फैसिलिटी होती है कि जिस पे उसका दिल करता है, जो उसकी ज़मीर की अगर आवाज़ है
तो उसका एक पॉजिटिव बात यह है कि वो उसको वोट कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी और अगर आप उससे हट जाएंगे तो फिर आपको पार्टी पॉलिसी के तहत ही चलना पड़ेगा। तो ये दो डिफरेंस हैं इस तरीके कार में कि शो ऑफ हैंड में आप पार्टी पॉलिसी को लेके चलेंगे, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि उसमें फिर आपकी बोली नहीं लगेगी, पैसों की वो नहीं चलेगा, और सीक्रेट बैलेटिंग में फिर पैसों का बहुत बड़ा एक खतरा होता है। तो राजा आमिर साहब, ज़ाहिर चूँकि कानूनी आप माहिर हैं, ये क्या मुनासिब वक्त था हुकूमत के लिए इस मौके पर ये इशू रेस करने के लिए? चूँकि अपोजिशन ज़ाहिर है हुकूमत के इस वक्त खिलाफ तहरीक में निकली हुई है, एक महाज हुकूमत ने वो खोला हुआ है, 2.5 साल इस हुकूमत को हो गए। हुकूमत में आते ही आपको नहीं लगता था 6-8 माह में इस तरफ चले जाना चाहिए था हुकूमत को, ताकि अब तक ये मामला सेटल हो चुका होता? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर तो असल तो पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है और ये पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी और उस डिबेट के बाद पार्लियामेंट से कानून साजी होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 2-2.5 साल में पार्लियामेंट में जो देखा है, पार्लियामेंट में हमें कानून साजी तो नज़र नहीं आई, कौमी और नेशनल इश्यूज़ तो नज़र नहीं आए, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक अपनी ज़ात की हद तक उधर कानून साजी की भी बात होती रही, कभी नैब ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने की बात होती रही और अपने केसेस की बात होती रही। तो ऑब्वियसली अब चूँकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं सेनेट के, तो मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि अगर पार्लियामेंट में हम गए तो पार्लियामेंट से ये कानून पास नहीं हो पाएगा, पड़ा रहेगा बिल की सूरत में। तो ये वो वजह है कि वो इसको ले के आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अगर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते इनको इजाज़त देती है अटॉर्नी जनरल को हेयरिंग के बाद, क्योंकि मैं सुन रहा था जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, मरियम बीवी की भी मैंने एक सुना था कि वो खुद कह रही थी कि जी हम तो इसके हक़ में हैं कि ओपन बैलेट के ज़रिए, शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इलेक्शंस होने चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई बज़ाहिर अपोजिशन को इससे कोई प्रॉब्लम होगा। नैब इस्लाहात का भी ख्याल अब इस हुकूमत को आना चाहिए, चूँकि अपोजिशन बहुत ज़्यादा एक तरफा एहतसाब का शोर मचा रही है। आज 1 साल हो गया एहसन इकबाल साहब के केस को, कल उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है। पिछले साल 23 दिसंबर को उनको गिरफ्तार किया गया था, शायद खाकाना अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया, वो भी पाबंद सलासल रहे। अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में रहकर आ चुके हैं, फिर इनकी जमानतें हो जाती हैं, तो इन पर ना वो जुर्म साबित हो पा रहे हैं जो नैब लगाती है। तो नैब के निज़ाम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये इतना डिले, इतना ताख़ीर कि फिर वो केस अपनी अहमियत ही खो देता है। बहुत अशद ज़रूरत है। आपके इल्म में है कि हालिया चीफ जस्टिस जो उनसे हमारे हैं, उन्होंने बुलाया बिल्कुल नैब को और उन्होंने कहा और हुकूमत से भी कहा कि नैब की ये जो एक तो रेफरेंस फाइल करने का तरीक़ेकार, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, उस पर काफ़ी सवालिया निशान और कमज़ोरियाँ हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा कि फिल फॉर 120 नैब की मज़ीद अदालतें कायम की जाएँ, जो कि हुकूमत ने मिनिस्ट्री ने करनी है। अब 120 अदालतों के लिए गालिबन वसाइल की कुछ इन्हें कमी या कुछ इश्यूज़ आएंगे, लेकिन चूंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नेचर के केसेस हैं तो हुकूमत को फ़ौरन से पेशतर ये करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि 120 नई अदालतें कायम कर दी जाएँ, तो अगर वो 120 नहीं तो 60 भी कर देते हैं तो ये केसेस जल्दी निपट जाएंगे। क्योंकि अभी तो एक केस में 20 केस, एक अदालत में 20 केसेस डेली लगे होते हैं, तो वो इतना मुश्किल तरीक़ाकार है कि उस केस ने उस रफ्तार से चलना ही नहीं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गालिबन कोई समरी वगैरह बना भी ली है 30 नैब कोर्ट्स की, और 30 अगर और बना लेते हैं फिर 30 बना लेते हैं, तो ये नैब इस्लाहात बाकी रहेगी। नैब के कवानीन में जो सुखम हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे मौजूदा पार्लियामेंट में। क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो अपोजिशन ने मुसव्वदा दिया जिसमें उन्होंने तरामीम दी, वो तरामीम ऐसी हैं कि अगर वो कर दिया जाए तो समझे कि करप्शन को आप लाइसेंस दे रहे हैं, आपके यहाँ जितने भी करप्शन के केसेस थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर इस किस्म की अमेंडमेंट्स नैब के कवानीन में आएंगे तो फिर एहतसाब का अमल बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगा, और हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर जो दूसरी पार्टीज हैं उन्हें चाहिए बैठें और इस पे डिबेट करें और पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून ना बनाएं, बल्कि ऐसा कानून बनाएं कि दुनिया भर में अब ये जो अकाउंटेबिलिटी के लॉज हैं ये मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। एहतसाब का निज़ाम अभी भी तो वन साइडेड ही चल रहा है ना। अपोजिशन के जो लोग हैं उन पर जो केसेस हैं तो फिर भी रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं।
जिन केसेस में, जिन स्कैंडल्स में हुकूमती लोगों का या हुकूमती पार्टी के अफराद के मुलव्विस होने का इम्कान होता है या वो मुलव्विस होते भी हैं, उस पर तो कोई पेशरफ्त ही नहीं होती, ना कोई गिरफ्तारी उस पर अमल में आती है, ना इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। महज इत्तेफाक है या फिर वाकई जैसे ऑपोजिशन कहती है कोई नेक्सस है? देखिए, इसमें बात यह है कि फिर इसमें जो हमारा एहतसाब का कानून उसका कसूर नहीं, एहतसाब का जो स्ट्रक्चर है, एहतसाब के जो चेयरमैन हैं, एहतसाब के जो डीज हैं, वहाँ पे आके फिर आपने देखना है कि क्या ये वन साइडेड कर रहे हैं या अक्रॉस द बोर्ड है। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड का मतलब फिर केपी के केसेस लाजमी तौर पे उनको भी अदालतों में अब होना चाहिए था, वहाँ भी अरेस्ट होने चाहिए थे। लेकिन ज़हन में एक चीज़ रखिए कि पिछले 15, 20, 30 साल ये दोनों पार्टीज रही हैं हुकूमत में, और ये केसेस भी ज़्यादातर वही हैं कि जो पिछले अदवार में इन्होंने एक दूसरे पे खोले थे। लेकिन ये कोई वजह नहीं कि मौजूदा हुकूमत में अगर लोगों के ऊपर कोई इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खटक साहब, उनके ऊपर है, तो क्या वजह है कि नैब का अदारा उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहा। और अगर ये नहीं करेंगे तो जस्टिस बाकेर की जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि कहीं ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए क्या नैब का अदारा इस्तेमाल हो रहा है, क्या अपोजिशन को सिर्फ ग्राइंड करने के लिए ये नैब के जो केसेस बनाए जा रहे हैं, और फिर केसेस ऐसे बनाए जाते हैं कि जब वो अदालतों में जाते हैं, आपने खुद ही कहा कि वहाँ पे वो कनेक्ट नहीं कर सकते, ख्वाजा साद रफ़ीक भी बाहर आ जाता है, शहबाज शरीफ भी। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब इस अदारे को रीस्ट्रक्चर जब तक नहीं किया जाएगा, इस अदारे में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, ठीक है, जो सियासी भर्तियां हुई हैं, जाहिर है उनसे इस इदारे को आज़ाद कराना होगा। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि नैब के निज़ाम में इस्लाहात ज़रूरत है और एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ करने की भी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद मामलात पर अहम गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही मौसम की शिद्दत की वजह से चूल्हे गीजर चलाने के लिए हर घर में गैस की जरूरत मौसम गर्म से कई गुना ज्यादा होती है और हर साल सर्दी में गैस का बहरान पैदा होता है। तकरीबन पूरे मुल्क में गैस की शॉर्टेज हो जाती है। इस साल ये शॉर्टेज गुज़िश्ता कुछ सालों से ज्यादा शदीद है, जिसकी वजह से कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर समेत पूरे मुल्क में लोग लकड़ियां जलाकर ईंधन की जरूरत पूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। गैस बहरान से पहले पेट्रोलियम डिवीजन और वजीर आजम के मुशीर बराए पेट्रोलियम की जानिब से ये दावे किए गए थे कि गैस की मामूली किल्लत होगी, लेकिन उस पर काबू पाने का इंतजाम कर लिया गया है। बताया गया था कि सिर्फ सीएनजी और सनती शोबे को कुछ दिन किल्लत का सामना करना होगा, जबकि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आज मुल्क भर में करोड़ों घरेलू सार्फिन गैस की नायाबी या प्रेशर में कमी के मसले से दोचार हैं और हुकाम की तरफ से नाइजीरिया से एलएनजी कार्गो के 4 दिन ताखीर से पहुंचने का उज़र पेश किया जा रहा है, जो उनकी माजी की यकीन दहानियों से तजाद रखता है। माहिरीन के मुताबिक इस परेशानी से लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी था कि नए एलएनजी टर्मिनल बर वक्त बनाए जाते और ज़रूरत के मुताबिक गैस पाइपलाइन बिछाई जाती, लेकिन हुकूमत की तकरीबन अपनी निस्फ आइनी मुद्दत मुसलसल दावों के बावजूद इस सिमत में कोई काबिल लिहाज पेशरफ्त नहीं हो सकी है और मुशीर पेट्रोलियम ने आइंदा माह से इस काम के आगाज़ की खबर सुनाई है। अब हुकूमत को इस बार कोशिश करनी होगी कि कम अज़ कम कौम से किया यह वादा तो पूरा हो जाए, ताकि हर साल की तरह आइंदा मौसम सरमा में गैस के बहरान का अजाब ना झेलना पड़े। पर बात करते हैं इम्तियाज शेख साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सिंध के वजीर तवानाई हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो गैस की किल्लत हम देखते हैं हर साल ही होती है, सर्दियों में पूरा पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होता है, इसका हल क्या है सर? देखें जी, हल तो इसका यही है कि गैस की फराहमी मतलब मुसलसल हो, और अगर गैस पाकिस्तान में कम है तो फिर बाहर से इम्पोर्ट की जाए, दरामद की जाए। तो मतलब इसमें तो कोई ज़्यादा मतलब बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि गैस जो हमारे पास है आर्टिकल 158 के तहत सबसे पहले हक उसका उस सूबे का है जिस सूबे से निकलती है। वो सिंध है जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है, तकरीबन कोई 2500-2600 के करीब उनकी MMCFD उनकी पैदावार है। मिलता हमें 900-950 हज़ार के करीब है। तो हमारे पास शॉर्टेज इसलिए रहती है, और हम तो ये कहते हैं जी हमसे ज़्यादा गैस जो भी है तो आप किसी और इलाकों को दे दें, लेकिन पहले हमारी ज़रूरत पूरी करें।
आइन की तो पासदारी करें। और आपने पूछा कि उसका हल क्या है, हल तो यही है ना कि जिन इलाकों में गैस कम है या नहीं पहुंच पाती तो उन इलाकों को तो गैस की फराहमी लाजमी बनाई जाए। उसके लिए आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट वक्त पर हो, चीज़ें मतलब तो सही प्लान की जाए। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अब ये अहलियत की बात है और मतलब प्लानिंग तो इम्तियाज साहब, इस मामले पर आप लोग क्यों वफाकी हुकूमत के साथ बैठकर कोई डायलॉग क्यों नहीं करते, कोई प्लान क्यों नहीं सेट करते ताकि आने वाले वक्तों में कम से कम ये सूरत हाल बेहतर हो सके? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये सूरत हाल तो बद से बदतर होती जा रही है। देखिए जी, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बात करने को तैयार ही नहीं है, आईनी मसले को हल करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मसले का हल निकले, और ये मतलब सिंध में खास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी शॉर्टेज है तो वहाँ पूरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा अपना प्रिंसिपल स्टैंड है, हम तो यही कहते हैं कि जी सबसे पहले जब हमारे सूबे से गैस निकलती है तो उसी के आर्टिकल 158 के तहत हमारा हक बनता है, तो हमें तो देना। और फिर मतलब शहबाज साहब तो सॉरी इम्तियाज साहब, 12 साल हो गए आपकी हुकूमत को, 12 साल से जायद हो गए। तो अब पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या किया है गैस की डेवलपमेंट के लिए? वफाकी हुकूमत तो आप पर ही इल्जाम लगाती है कि आपकी जमात की जानिब से कुछ नहीं किया गया इन 12 सालों में। देखें जी, मुझे 2 साल हुए हैं तकरीबन, कई खत लिखे गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 12 इस पर बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, और जो रेलेवेंट फोरम्स हैं जहाँ जहाँ से भी इस मसले का हल निकल सकता है, वजीर आजम के, सदर के, CCI पे हर वक्त हर जगह पे इस मसले को उठाया गया। इवन हमारे MNAs और सेनेटर्स ने भी सेनेट में और कौमी असम्बली में इस मसले को उठाया। अब लाजमी है, देखें जी, ये मतलब सियासी जद्दोजहद होती है और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, तो उसमें मतलब कोई बंदूक लेके तो लड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन इम्तियाज साहब, महकमा गैस के तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब हैं, कुछ दिन पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, बता रहे थे कि एक 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डलनी है गैस की, जिससे फिर गैस की फराहमी सिंध को बड़ी आसान हो जाएगी, खासतौर पर कराची को। लेकिन वो सिंध हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं दे रही है, वो क्या मामला है? कभी की इजाज़त इनको मिल गई है। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तरीक़ेकार वज़ा किया है ज़मीन की अलॉटमेंट का, चाहे वो गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो उसके लिए मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेके फिर उसकी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस हो गया है, इनको स्पेशल परमिशन वज़ीर आला सिंध ने दी ताकि अपना ये काम कर सकें, लेकिन अभी तक उन्होंने काम पूरा ही नहीं किया। वहाँ 125 किलोमीटर की लाइन थी, उसके लिए CM सिंध ने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुला के उसको मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया, उसके चालान भी निकल गए। अब वहाँ काम मतलब अभी तक उसका भी पूरा नहीं हो सका। तभी काम खुद नहीं कर सकते, इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। डेफिनेटली ज़मीन के अलॉटमेंट के मसले पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और रूलिंग्स के बाद तो वो तरीक़ेकार अपनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का ये मसला होता है, तो CM साहब ने स्पेशल परमिशन दी हुई है डिप्टी कमिश्नर्स को कि उनको काम करने दें जब तक उनका मसला भी हल हो जाए। तो साहब, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? अगर वज़ीर आला सिंध ने भी इजाज़त दे दी है, और इजाज़त देने के बाद फिर सिंध गवर्नमेंट ने उनसे पूछा नहीं कि अब तो इजाज़त मिल गई, पहले आप इजाज़त पर एतराज़ करते थे, अब क्या रुकावट दरपेश है, क्यों ये काम? मैंने खुद MD श्री सदन से बात की है और उनके मुताबिक हमें हमारे मसले जो 2-3 थे वो हल हो गए। इससे पहले भी हमने उनको स्पेशल परमिशन दी थी, अभी ये खुद जाते नहीं है वहाँ, पसू नहीं करते, वही तो काम उनका अपना है ना। तो जब ज़मीन के मसलों पे सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ शरायतें हैं जिनके तहत मिलना है, वो तो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। NTDC का मसला था, ग्रिड स्टेशन का, वो भी स्पेशल परमिशन हमने डिप्टी कमिश्नर से दिलवाई इनको कि आप काम शुरू करें। सिंध गवर्नमेंट ने तो मतलब कमिटेड है, पूरे फुल तो सपोर्ट करते हैं। अब उनकी गलतियां अपनी हैं, कर नहीं पाते और फिर इल्जाम ग्राउंड पर लगाते। लेकिन अब इम्तियाज़ साहब, जो हुकूमतों की और इदारों की ये लड़ाई आपस की, इसमें फिर भुगतना तो आवाम को पड़ता है। पिछले कई सालों से आवाम ये भुगतते आए हैं गैस की इस शॉर्टेज को। क्या अगले आने वाले वर्षों में भी फिर इसी तरह से ये गैस शॉर्ट ही रहेगी, सर्दी आया करेगी और आवाम इसी तरह से लकड़ियों पर खाना बनाने पर और अपनी दूसरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाने पर मजबूर होंगे? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई लड़ाई नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ते। हमने तो मतलब हर चीज़ उनको पूरी करके दी जब भी उन्होंने कही है। अब मसला ये है कि गैस जो सब्जेक्ट है वो मतलब इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आता है। हमारी तो वहाँ ओगरा में जो उसका रेगुलेटर है वहाँ तो हमारी नुमाइंदगी भी नहीं है, उसके लिए भी हम कह के थक गए और अभी CCI में भी वज़ीर आला ने इस मसले को उठाया। तो मेरा मतलब है कि जब हमारी नुमाइंदगी नहीं है, हर फैसले मरकजी हुकूमत ने अपने मर्जी से करने, चाहे वो बिजली के मामला में हो चाहे गैस के मामला में हो, तो फिर मतलब उसमें मतलब हमारा तो कसूर नहीं है। ये तो
काम ही पेट्रोलियम डिवीजन का है कि गैस कहाँ स्टार्ट होगी, कितनी स्टार्ट होगी, कब मंगानी है, कब सस्ती गैस आती है दुनिया में तो वहाँ से बुक करानी है। ये काम तो उनका है, अगर नहीं कर सकते तो हमें दे दें। लेकिन इम्तियाज़ साहब अभी जैसे 2 रोज़ पहले ही मुर्तज़ा वहाब साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोपहर में, वो कह रहे थे कि वफाक सिंध को उसके हिस्से की गैस नहीं दे रहा। वफाक के इल्ज़ाम लगाते कि सिंध गैस डेवलपमेंट में कुछ नहीं कर रहा, सिंध की हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब ये वफाक और सिंध की अगर ये इस तरह से तू मैं आपस में लड़ाई चलती रहेगी, फिर बात फिर वहीं आती है कि फिर भुगत तो सिर्फ आवाम रहे हैं, परेशान तो सिर्फ आवाम हो रहे हैं, वो क्या करें फिर? देखिए जी, 2500-2600 हमारी पैदावार है, हमारी रिक्वायरमेंट है 1600 MMCFD हमें देना पूरी। तो सिंध के कम से कम लोग तो अपना आराम से बैठे, बाकी जहाँ शॉर्टेज है तो वहाँ LNG मंगा लें। अब वो कहते हैं कि आपकी गैस की ज़्यादा पैदा करते हैं, आपकी गैस हम किसी और इलाकों को देंगे, आप महंगी गैस खरीद लें। ये तो नहीं हो सकता कि हम महंगी गैस साहब, क्या इसी हुकूमत में ये सिंध को गैस कम मिलना शुरू हुई है, या जो पिछले साल 5 साल जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के गुजरे उसमें भी सिंध को यही मामला दरपेश था? देखिए, ये इतना मामला अभी हुआ है, इससे पहले इतना मामला कभी भी नहीं था। अच्छा, और न इतनी शॉर्टेज थी, न ये अभी 2 सालों से मसाइल हो रहे हैं और बिल्कुल हर दर्मी के साथ बात की जाती है और मतलब मसले का हल निकालने की कोशिश भी नहीं की जाती। नुकसान होगा तो उनका होगा। जैसा जो मुताल्लिका मिनिस्ट्री है वहाँ उनसे आपने रब्ता किया, पावर मिनिस्ट्री? किया जी, बिल्कुल किया। वहाँ से क्या जवाब आता है? वहाँ से यही होता है कि हम देखते हैं फिगर्स भी गलत बताते हैं। हम तो बिल्कुल मुसलसल बात करते हैं, रब्ता करते हैं। हमने खुद खत लिखे हैं, खुद टेलीफोन किए हैं फेडरल सेक्रेटरीज को, बाकी लोगों को। मतलब अगर वो नहीं करना चाहते तो हम तो मतलब अपने कानूनी फोरम्स पर ही लड़ सकते हैं ना। तो इम्तियाज़ साहब, इसका मतलब ये है कि फिर अगले जो 2-3 साल इस हुकूमत के और फिर अगली जो भी हुकूमत आती है तो ये मसला फिर इसी तरह से हल तलब रहेगा, इसका कोई हल नहीं निकल सकेगा इस सियासी लड़ाई में? उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए जी। हमें उम्मीद है कि अपना रवैया दुरुस्त करेंगे और बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा रहेगा। हम अपना हक तो नहीं छोड़ सकते ना किसी के मसलों की वजह से। जो सूबे का हक है आइन में दिया हुआ है तो उस आइन के मुताबिक ही मिलना चाहिए। तो मतलब उसको उससे इंसाफ क्यों किया जा रहा है? बाकी फिर कोई ऐसी बात की जाती है, सख्त बात की जाती है तो फिर वो कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। हम तो मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ी ज्यादती है ना। सिंध के वसाइल पर नजर है, कभी आइलैंड की जमीन पे नजर है, तो कभी स्टील मिल की जमीन पे नजर है, तो कभी रेलवे की जमीन पे नजर है। भैया अगर वो जमीनें हुकूमत सिंध की हैं तो मतलब सिंध ही इसको फैसला करेगा ना। वो भी नहीं माना जाता, उस पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है और ये सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब, वज़ीर तवानाई सिंध हमारे साथ मौजूद थे। सिंध के लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। आइन में जिस सूबे का जो हिस्सा गैस का मुख्तस किया गया है वो उस सूबे को मिलना चाहिए। और वफाकी हुकूमत से उन्होंने ये अपील की कि इस मामले पर मुज़ाकरात करें। दावत तो बहुत ज़्यादा दी जाती है प्रेस में आकर, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते हुकूमत से। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम भी अपील करते हैं कि चेयरमैन पेमरा सलीम बेग, जिनकी गैर कानूनी तैनाती हर गुजरते दिन के साथ तवील से तवील तर होती जा रही है, और अब तमाम शहरों के छोटे बड़े प्रेस क्लब्स पर उनके खिलाफ एहतजाज भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। वकला हो, सिविल सोसाइटी हो, सहाफ़ी हो या आवाम हो, हर एक का यही मुतालबा, यही अपील और यही दरख्वास्त है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि जो गैर कानूनी तौर पर तकर्री की गई है एक नाअहल शख्स सलीम बेग की, उनको उस ओहदे से फ़ारिग किया जाए और किसी काबिल शख्स को जो कि मेरिट पर पूरा उतरता हो, चेयरमैन पेमरा की जो रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा भी करता हो, उसको तैनात किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।